इजरायल के कट्टरपंथी मंत्री बेन गवीर को ड्रोन विस्फोट से उड़ाना चाहते थे तुर्की। इजरायली खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद तुर्की भड़क गया है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। यूएई ने इजरायल को रेड लाइन पार नहीं करने की दी थी धमकी, अब इसका असर दिखने लगा है। इजरायल ने अपना कदम पीछे हटा लिया है। साथ में आपको बताएंगे हमास ने जारी किया सनसनीखेज वीडियो, गाजा के मलबे में घूमते दिखे इजरायली कैदी। जानेंगे इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने दिखाया पावर, यूएस युद्धपोत के ऊपर से उड़ाया फाइटर जेट। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अक्सर ईरान का नाम सामने आता है कि ईरान के जासूस इजरायली अधिकारियों की हत्या की साजिश कर रहे हैं। इजरायल की तरफ से यह बार बार दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बार ईरान नहीं बल्कि तुर्की पर यह इल्ज़ाम लगा है। इसके बाद बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुर्की इजरायल को लेकर काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं और इस बार हत्या की प्लानिंग इजरायल के सबसे कट्टरपंथी मंत्री यानी इतामार बेन गवीर को लेकर है। दोस्तों, तुर्की ने इजरायल की उस खबर पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें तुर्की का नाम एक कथित साजिश से जोड़ा गया था। दरअसल इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट यानी शबाक ने दावा किया था कि हमास से जुड़े कुछ लोगों ने इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर की हत्या की साजिश रची थी। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के मीडिया डिसइंफॉर्मेशन सेंटर ने अपने बयान में कहा कि इजरायली मीडिया में जो खबरें छपी उनमें तुर्की का नाम सिर्फ गुमराह करने के लिए जोड़ा गया। असल में यह मामला कोई नया नहीं है, बल्कि 8 महीने पहले हुई एक पुरानी घटना से जुड़ा है। बयान में यह भी कहा गया कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया उनका तुर्की से कोई लेना देना नहीं है। तुर्की का कहना है कि इस तरह की खबरों का असली मकसद दुनिया के सामने तुर्की की गलत छवि पेश करना है और उसकी फिलिस्तीन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाना है। दरअसल मामला यह है कि इजरायल के शबाक ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में सेना की मदद से वेस्ट बैंक के हेब्रोन इलाके से हमास से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी का आरोप है कि ये लोग तुर्की में बैठे हमास नेताओं के इशारे पर बेन गवीर की हत्या की योजना बना रहे थे। शिन बेट के मुताबिक ये हमला ड्रोन में विस्फोटक लगाकर किया जाना था। इसी खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए बेन गवीर ने दावा किया कि हमास से पहले भी कम से कम 5 बार उसकी हत्या की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो डरने वाला नहीं है और आगे भी जेलों में सख्ती की पॉलिसी और हमास को मिटाने की मांग करता रहेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की और इजरायल के रिश्ते और बिगड़ गए हैं। तुर्की बार बार गाजा में इजरायल की कार्रवाई की आलोचना करता रहा है। वहीं इजरायल को तुर्की का सीरिया में बढ़ता प्रभाव भी खटक रहा है, खासकर तब से जब बशर अल असद का शासन गिरने के बाद दमिश्क में तुर्की समर्थित नई सरकार बनी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूएई ने जो रेड लाइन पार ना करने की चेतावनी दी है उसका असर दिखने लगा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जा से जुड़ा मुद्दा फिलहाल सरकार की मीटिंग से हटा दिया है। असल में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे की कोशिश की तो ये कदम अब्राहम समझौते को खतरे में डाल देगा। इसका मतलब ये टूट भी सकता है। i24 न्यूज़ के मुताबिक गुरुवार को होने वाली सरकार की मीटिंग में वेस्ट बैंक पर इजरायल की सॉवरेनिटी बढ़ाने यानी कब्जा करने पर चर्चा होनी थी, लेकिन अचानक एजेंडा बदलकर अब ध्यान सिर्फ फिलिस्तीनी इलाकों में बढ़ती असुरक्षा और हालात पर रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई ने नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक कब्जा उनके लिए रेड लाइन है। अगर ये हुआ तो 2020 में हुए अब्राहम समझौते टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे। कुछ इजरायली अफसरों ने भी माना कि अमीरात ने नेतन्याहू पर दबाव बनाया कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जे की बात को छोड़ दें, वरना दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्ते खतरे में पड़ जाएंगे। याद रहे, इजरायल ने 2020 के आखिर में बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत रिश्ते सामान्य किए थे, लेकिन सऊदी अरब अब भी यही कहता है कि जब तक 1967 की सीमाओं पर आधारित फिलिस्तीन राज्य नहीं बनता तब तक वो इजरायल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। यानी यूएई की धमकी का असर कुछ तो जरूर दिखा, लेकिन यूएई को सिर्फ वेस्ट बैंक ही नहीं बल्कि गाजा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां खुलेआम इजरायल अपराध कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हमास ने एक अलग तरह का वीडियो जारी किया है।
दरअसल शुक्रवार को हमास के सैन्य विंग कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक इजरायली कैदी को गाजा शहर में ढही हुई इमारतों और मलबे के बीच कार में घूमते हुए दिखाया गया। ये वही गाजा सिटी है जिसे इजरायल पूरी तरह कब्जा करने की धमकी दे रहा है। वीडियो में दिखाया गया कैदी का नाम गाय डलाल है। उसने बताया कि ये वीडियो 28 अगस्त को गाजा शहर में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो का टॉपिक रखा गया था, हम सोचते हैं कि हम हमास के कैदी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपनी सरकार नेतन्याहू, बेन गवीर और स्मोट्रिच के कैदी हैं। गाय दलाल ने अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इजरायली सरकार को सैनिकों और कैदियों की मौत की कोई परवाह नहीं है। गाय दलाल ने कहा कि उसे इस बात से डर लग रहा है कि अगर इजरायली फौज गाजा शहर पर हमला करती है तो उसकी और बाकी कैदियों की मौत हो जाएगी, क्योंकि कस्साम लड़ाके शहर छोड़ने वाले नहीं हैं। उसने कहा इसका मतलब है कि कैदी मर जाएंगे, यानी मैं और मेरे 8 से ज़्यादा दोस्त इजरायल के नागरिक यहाँ मर जाएंगे। उसने बताया कि गाजा शहर में लगातार धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही है और ऊपर से फौजी जहाज उड़ रहे हैं। उसे डर है कि अगर फौज उनके ठिकाने तक पहुंच गई तो उनका अंत निश्चित है। गाय दलाल ने यह भी कहा कि उसे यकीन नहीं होता कि वो 22 महीने बाद भी जिंदा है। उसने शिकायत की कि गाजा के लोगों पर लगाए गए भूख और पाबंदियों के बीच कैदी बेहद कठिन हालात में जी रहे हैं। उसने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रिया कहा, आखिरकार तुमने हमें थोड़ा ब्रेड, कुछ चीज़ और इंडोमी यानी नूडल्स खाने दिया ताकि हम जिंदा रह सकें, जबकि तुम्हारा बेटा याइर अमेरिका के मियामी में बैठा बारबेक्यू मीट का मजा ले रहे हैं। गाय दलाल ने कहा कि नेतन्याहू, इतामार बेन गवीर और बेतजिलेल स्मोट्रिच हमेशा झूठ बोलते हैं और वे असल में नहीं चाहते कि कैदी वापस आए। वीडियो में एक और इजरायली कैदी भी नजर आया, हालांकि उसका नाम नहीं बताया गया। दोनों ने गाजा शहर में रेड क्रॉस दफ्तर के पास एक दूसरे से मुलाकात की और कहा कि जो कुछ हो रहा है उसे समझना मुश्किल है। गाय दलाल ने अपने संदेश में पुराने इजरायली कैदियों से अपील की कि वो अपनी मुश्किलों और तकलीफों को दुनिया के सामने लाएं। साथ ही उसने इजरायलियों से कहा कि वो सड़कों पर उतरें, जबरदस्त प्रदर्शन करें, हंगामा खड़ा करें और सरकार पर दबाव डालें ताकि कैदियों को रिहा किया जा सके और गाजा पर जारी जंग रोकी जा सके। वीडियो के आखिर में कस्साम ने लिखा, समय खत्म हो रहा है। इस बीच इजरायली चैनल 14 ने रिपोर्ट दी है कि गाजा शहर पर बड़ा सैन्य अभियान अगले हफ्ते शुरू होगा। पहले हवाई हमले होंगे, फिर जमीनी ऑपरेशन किया जाएगा। सेना जल्द ही गाजा शहर के लोगों को नोटिस देकर दक्षिण गाजा जाने का आदेश देगी। इजरायल का अनुमान है कि गाजा में 48 इजरायली कैदी है, जिनमें से करीब 20 जिंदा है। वहीं इजरायली जेलों में इस समय 11,100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदी है जो भूख, यातना और इलाज की कमी से जूझ रहे हैं। इनमें से कई की मौत भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बुधवार को वेनेजुएला के 2 F-16 फाइटर जेट्स सीधे जाकर अमेरिकी युद्धपोत USS जेसन डनहम के ऊपर से उड़ गए। ये जहाज वेनेजुएला के पास तैनात था, जहां अमेरिका ड्रग्स और आतंक से जुड़े गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के नाम पर मौजूद है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे साफ तौर पर उकसाने वाली हरकत बताया और कहा यह कदम हमारे मिशन में दखल देने के लिए उठाया गया है। वेनेजुएला का कार्टेल होशियार रहे, अगर और रुकावट डाली तो नतीजे बुरे होंगे। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आदेश दे चुके हैं कि लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टेल्स को कुचलने के लिए अमेरिकी फौज पूरी ताकत से उतरेगी। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो खुद कार्टेल दे लोस सोलेस नाम की ड्रग्स तस्करी की सबसे बड़ी मंडली चला रहे हैं। इस पर अमेरिकी खजाना विभाग ने 25 जुलाई को इसे दुनिया का खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। इसके बाद 8 अगस्त को अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया, जो भी मादुरो की गिरफ्तारी या सजा की जानकारी देगा उसे $50 मिलियन का इनाम मिलेगा। मादुरो ने भी जवाब में ललकारा, हम अपनी धरती, अपना आसमान और अपना समंदर बचाएंगे, कोई भी साम्राज्य वेनेजुएला को हाथ नहीं लगा सकता। इसी तैनाती के बीच ट्रंप ने 28 अगस्त को आदेश दिया और अमेरिका ने 7 जंगी जहाज और 1 पनडुब्बी वेनेजुएला के पास कैरेबियन समंदर में भेज दी। इसी बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने शुक्रवार को पूरे देश में बोलिवियन नेशनल मिलिशिया को तैयार रहने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका की बढ़ती धमकियों से निपटने के लिए अब देश को एकजुट होना होगा। मादुरो ने बताया कि हाल ही में
82 लाख नागरिक वेनेजुएला के नेशनल डिफेंस सिस्टम में शामिल हुए हैं। यानी दोस्तों ट्रंप जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाना चाहते हैं। एक तरह से वेनेजुएला ने अपना लड़ाकू विमान भेजकर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।